दिन प्यारे बच्चों। सत श्री अकाल। सभी बंधु बांधवों को मेरा नमस्कार। और आज की कक्षा में एनसीईआरटी की कक्षा में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या मैंने प्रस्तुत की थी। तो इस कविता के संदर्भ में जो आपके पुस्तक में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम आज प्रस्तुत करने वाले हैं। और विद्यार्थियों, इसके पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपका ध्यान, आपका रुझान केवल चूँकि बोर्ड की कक्षा है, केवल पढ़ाई पर होना चाहिए और एक एक कॉन्सेप्ट आपको भली प्रकार समझना चाहिए। विषय वस्तु जब तक आप भली प्रकार नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रश्नोत्तर भली प्रकार नहीं लिख सकते हैं। इस संदर्भ में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इसी सिद्धांत के साथ हम आपको पहले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। पहला प्रश्न है कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि इस कविता में आप लोगों को बताया गया है कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, तो इसी की व्याख्या आपको लिखनी होगी। कहने का अर्थ ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा हो रही है तो उस वर्षा काल में प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या सौंदर्य देखने को मिलता है, उसको कविश्रेष्ठ ने प्रकाशित किया है। अर्थात पूरे हिमालय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में यत्र तत्र सर्वत्र चारों तरफ मखमली घास, लता, गुल्म इत्यादि फैले रहते हैं, यानी हरियाली और हरितिमा दिखाई देती है। इसका दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं, दृग सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अर्थात हिमालय की घाटियों में हजारों हजारहां रंग के पुष्प खिले रहते हैं और वो देखने में कितने चित्ताकर्षक और मनमोहक लगते हैं। इसके पश्चात कवि ने झरनों की बात की है। तो जब वर्षा की फुहार से बरसते रसधार से जो हिमालय पर्वत है, बड़ा ही उसमें रसाभास हो जाता है और झरने अविरल गति से प्रवाहित होने लगते हैं, तो झरनों का सौंदर्य देखने को मिलता है। इसी के साथ ही कविश्रेष्ठ ने वृक्ष की बात की है। तो वृक्ष किस प्रकार वर्षा ऋतु में विकसित होते हैं। पहाड़ी इलाके में यानी प्रस्तर शिलाओं को फोड़कर बहुत सारे वृक्ष जो उदित होते हैं, जैसे उनका नाम है चीड़ है, देवदारू है, शाल है, साखू है, सागौन है। इस प्रकार के वृक्ष बहुत तीव्र गति से विकसित होते हैं और प्रकृति के रहस्य को जानना चाहते हैं। इसी के साथ ही ये तो आपका प्राकृतिक परिवर्तन की बात हो गई। अब कवि ने ये भी कहा कि अचानक प्रकृति में परिवर्तन भी आता है। यह तो बहुत ही आनंदित करने वाली छटा है। दूसरी तरफ वो ये बताना चाहते हैं कि लो उड़ चला अचानक लो भूधर। इसमें यह बदलाव की बात की गई है कि अचानक आकाश में बहुत सारे बादल तीव्र गर्जना करते हुए कड़कने लगते हैं और क्या होता है, यत्र तत्र सर्वत्र क्या हो जाता है, शून्य का वातावरण हो जाता है। यानी कि हिमालय की चोटियां हमेशा के लिए शून्य जैसी जान पड़ती हैं और वो दिखाई नहीं देती हैं, जो कि कुहासा यानी कि तुहिन बिंदुओं ने सभी चोटियों को ढक रखा है। बादल उस पर इतने अधिक आच्छादित हो जाते हैं कि बिल्कुल वो हिमालय की चोटियां दिखाई नहीं देती हैं। अब हम आपको इतनी बातों को आप पहले प्रश्न में आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है और इस पद का प्रयोग क्यों किया गया है। तो कवि का यह कहना है कि मेखलाकार का अर्थ होता है श्रृंखलाबद्ध होना।
हिमालय की चोटियां एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध हैं, जैसे कि जंजीर हो। हिमालय का फैलाव, हिमालय का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हिमालय कितने हजार वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि 5,95,000 वर्ग किलोमीटर तक हिमालय की चोटियां एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होते हुए मेखलाकार में फैली हुई हैं। और हिमालय की चोटियों को आप कहाँ कहाँ किन किन देशों में देख सकते हैं, उसका नाम है भारत, पाकिस्तान, भूटान और तिब्बत यानी कि चीन, नेपाल इत्यादि। और इन चोटियों में आप कौन कौन सी सर्वश्रेष्ठ चोटियां कहलाती हैं, इसी संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं कि कवि ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि ये कौन कौन सी चोटियां होती हैं, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चोटियों का नाम आपने नवम कक्षा में भी पढ़ा होगा कि माउंट एवरेस्ट की बात की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 और धौलागिरी इत्यादि जो चोटियां हैं, और कैलाश पर्वत, ये सभी बहुत ही सुप्रसिद्ध चोटियां मानी जाती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेखलाकार शब्द का प्रयोग कविश्रेष्ठ ने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से यह बताना चाहा है कि हिमालय जो पर्वत राज है वह पर्वतों का राजा है। तो जिस प्रकार राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करता है, तो वह अपने कटि प्रदेश में यानी कमर के भाग को सजाने के लिए इन्हीं चोटियों के फैलाव को दर्शाने के लिए कवि यह बताना चाहता है कि पर्वतराज हिमालय वो मेखलाकार वाली कमरधनी को उसने पहन रखा है। ये दो प्रश्नों की व्याख्या मैंने आपके सामने की। अब हम आपको लिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सहस्रदीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया गया होगा? तो इसमें भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले अर्थ के माध्यम से आपको बता दें, सहस्रदीर्घ यानी कि हजारों फूल रूपी नेत्र, नेत्र रूपी पुष्प, पुष्प रूपी नेत्र हिमालय के हैं। हिमालय की घाटी में हजारों हजार फूल खिले हुए हैं और वो फूल इतने चित्ताकर्षक लग रहे हैं, इतने मनमोहक हैं, लाल पीले हरे रंग के, कि उसको कवि ने क्या कल्पना की कि वो हिमालय के नेत्र हैं। उन्हीं नेत्रों से पर्वतराज हिमालय अपने चरणों में फैले हुए तालाब के निर्मल जल में अपने महाकार स्वरूप को वह देख रहा है। इसी संदर्भ में सहस्रदीर्घ सुमन फाड़ का प्रयोग किया गया है। चौथा प्रश्न यह कह रहा है कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो पर्वतराज हिमालय के तलहटी में यानी कि समतल इलाके में जो बहुत सारे तालाब हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आप लोगों ने 9 तालों के बारे में पढ़ा होगा, मल्ली ताल, तल्ली ताल, गरुड़ ताल, झप ताल, ये सभी तालाब हैं वहां पर। तो इन्हीं तालाबों की ओर आपको ले जाना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि इन तालाबों का जल इतना निर्मल, इतना पारदर्शी है कि वो दर्पण की भांति है। उसमें चारों तरफ हिमालय का जो सौंदर्य है वह अपने आप में उस तालाब रूपी दर्पण में साफ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। पांचवें प्रश्न में कवि पूछ रहा है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? इसमें कवि यह बताना चाहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में यह बात होगी कि वृक्ष वर्षा ऋतु में, हर वृक्ष वर्षा ऋतु में वो विकसित होता है, बड़ा हो जाता है और उसमें विकास दिखाई देता है। अपनी विकास यात्रा की ओर वो आगे बढ़ जाता है। तो कवि का यह मानना है कि प्रस्तर शिलाओं को फोड़कर ये बहुत सारे जो देवदार, चीड़, साखू, सागौन वृक्ष हैं वह तीव्र गति से वह आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि आकाश से वह होड़ करना चाहते हैं, उससे
प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और नीरव आकाश में, बिल्कुल शांत आकाश में झांक रहे हैं। इसलिए झांक रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि प्रकृति का रहस्य क्या है, कैसे बादल बनते हैं और उन्हीं बादलों में कितनी शक्ति होती है, उनको जलधर क्यों कहा जाता है, उनसे वर्षा कैसे होती है। इसी वजह से वो चिंतातुर दिखाई देते हैं और निर्निमेष नयनों से वो आकाश की ओर वो देखते दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कवि यह कहना चाहता है कि शाल के वृक्ष भयभीत क्यों होकर धरती में धंस गए हैं। तो शाल वृक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जो कि हिमालय पर ही पाया जाता है। वो शाल वृक्ष आंधी तूफान और प्रकृति की भयंकरता को भी वो सह जाता है। लेकिन इतनी अधिक जब बादल की गर्जना होती है, सौदामिनी कड़कती है, बिजली कड़कती है, तो उसके डर से ये शाल वृक्ष भी वो क्या होते हैं, धुंध से आच्छादित हो जाते हैं। वास्तविकता यही है। और उसी धुंध से आच्छादित होने के कारण उनका स्वरूप दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से कवि ने यह कहा कि शाल जैसे मजबूत वृक्ष भी वो वर्षा ऋतु में भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं। इसमें मानवीकरण का बहुत ही सुंदर उदाहरण कवि ने दिया है। अंतिम प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन और जिसका आंसर यह है कि जिसका उत्तर यह है कि ये जो झरने हैं वो कल कल निनाद करते हुए, तीव्र गति से झर बहते हुए, तीव्र गान करते हुए लोगों की नसों में साहस, उत्साह, उमंग, उल्लास को वो उत्पन्न करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय पर्वत राज का गौरवगान कर रहे हैं। और झरते हुए झरनों की तुलना कविश्रेष्ठ ने मोती की लड़ियों से की है। धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में आपका साखी और मीरा के पद के प्रश्नों को भी हम प्रस्तुत करेंगे एवं व्याकरण वाले भी प्रश्न आपके सम्मुख लेकर हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।